को नमस्कार। इससे पहले हम लोग चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके समस्त उदाहरण समस्त अभ्यास प्रश्न मेरे द्वारा आपको करवा दिए गए हैं। लेकिन यदि आप उनको सीखना चाहते हैं तो आपको जिस प्रकार से मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उसी पैटर्न के हिसाब से वैसे ही आप लोग खुद क्वेश्चन करें और अपने अलग से कॉपी लगाएं, तभी आप उन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। केवल उनको देख लेने से, देखने मात्र से आप न्यूमेरिकल सीख नहीं सकते हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव, वो हम पढ़ने वाले हैं। पीछे के चैप्टरों में हमारा मूल फोकस जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर रहा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत विभव से संबंधित करने वाले हैं। जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों का आप जानते हैं बीजगणितीय योग होता है, और बीजगणितीय योग सदिशों की तुलना में सदिशों के योग की तुलना में इजी होता है, सरल रहता है। और विद्युत विभव का एक और भी महत्व है कि विद्युत विभव से विद्युत स्थितिज ऊर्जा संबंधित है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा, इससे संबंधित कुछ एक सूत्र, बिंदु आवेश के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध जैसे कुछ और टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पीछे क्लास 11th में हमने संरक्षी बल, असंरक्षी बल पढ़े थे, और उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो संरक्षी बल होते हैं वो संरक्षी बल से स्थितिज ऊर्जा संबंधित होती है। और प्रयोगों से ये ज्ञात होता है कि जो स्थिर विद्युत बल है, कूलाम के नियम से जिस बल को हम ज्ञात करते हैं, आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह भी एक संरक्षी प्रकृति का बल है, तो फिर इससे भी स्थितिज ऊर्जा संबंधित होगी। अब हम लोग इस चैप्टर का प्रथम टॉपिक विद्युत विभव क्या है उसे समझते हैं। सर्वप्रथम हमें विद्युत विभव की परिभाषा को समझना होगा, तब हम उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? विद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि यदि किसी एकांक धन आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी स्थान पर लाने में किया गया कार्य उस स्थान पर विद्युत विभव के बराबर होगा। लेकिन शर्त यह है कि धन परीक्षण आवेश जो एकांक आवेश है उसे नियत वेग से लाया जाए। विद्युत विभव की परिभाषा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी स्थान तक नियत वेग से लेकर आने में किया गया कार्य उस स्थान पर विद्युत विभव कहलाता है। इसको थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा को समझते हैं। मान लीजिए यह कोई आवेश है, यह जरूरी नहीं है कि गोलीय आवेश हो, कैसा भी आवेश हो, और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, और ये मान लीजिए अनंत है। तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर की ओर होगी, और हम लोग एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु P पर लेकर के आना चाहते हैं। तो Q नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक अनंत से लेकर
आने में किया गया कार्य, मान लेते हैं WEXT है। EXT हम इसलिए लिखा है कि एक्स्ट्रा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, ना कि विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य है। तो फिर परिभाषा जो अभी अभी आपने सुनी है वो परिभाषा क्या कहती है, विभव की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। हम कह रहे हैं Q नॉट आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य W एक्स्ट्रा है, तो बताइए एकांक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य अर्थात विभव बिंदु P पर कितना हो जाएगा? WEXT अपॉन में Q नॉट, एकांक आवेश के लिए ये कार्य हो जाएगा। तो ये जो विभव का सूत्र है ये कहां से निकल करके आया है? परिभाषा से निकल करके आया है। तो परिभाषा ही इसके अंदर मूल है। अब परिभाषा में एक बात और आई कि हमें नियत वेग से लेकर के आना होगा। देखिए यदि आप Q नॉट आवेश को Q नॉट आवेश को नियत वेग से लेकर के आते हैं, वेग रखते हैं नियत, और वेग नियत रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो आवेश की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। तो फिर किया गया कार्य कहां जाएगा? जितना हम कार्य करने वाले हैं, जो भी हम कार्य करेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, जो 11th में पढ़ी है आपने, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य WEXT जो है वो इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, क्योंकि हम नियत वेग से लेकर के आए हैं। तो किया गया कार्य किसके रूप में संचित होने वाला है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने वाला है। तो बिंदु P पर यदि हमें Q नॉट आवेश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो वह WEXT के बराबर ही होगी। और नियत वेग है ये तभी संभव है, नियत वेग तभी संभव है यदि परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। और Q नॉट आवेश को जब आप बिंदु P पर लेके आ रहे हैं तो इस पर परिणामी बल शून्य रहे, ये तभी संभव है जब आपके द्वारा बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाया जा रहा है और इधर से विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय बल Fe लग रहा है, दोनों का परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात परिणामी बल शून्य होने के लिए, परिणामी बल शून्य होने के लिए विद्युत बल जो है, विद्युत बल Fe का परिमाण बाह्य बल के बराबर होगा। बाह्य बल हमने इसको यहां से यहां तक लाने के लिए लगाया था तो इन दोनों बलों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य WE, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किए कार्य के लिए E लगा दिया हमने, जो कार्य है वो होगा तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही, क्योंकि बल बराबर है परिमाण में, विस्थापन समान ही है, विस्थापन उतना ही हुआ है, होगा तो बराबर ही, लेकिन होगा नेगेटिव, क्योंकि बल की डायरेक्शन क्या है? विद्युत बल की डायरेक्शन क्या है? बाह्य बल के अपोजिट है। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो विभव का एक सूत्र और बन जाएगा, बिंदु P पर विभव का एक सूत्र और बन जाएगा, वो होगा
माइनस डब्ल्यू ई अपॉन में क्यू नॉट, और डब्ल्यू ई क्या है? विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य। हमने इसमें यह भी देखा है कि जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम एक काम करते हैं, U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो विभव का एक सूत्र और बन जाएगा, विभव जो है बिंदु P पर विभव जो है विद्युत विभव वो हो जाएगा बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा बटा में Q नॉट। अभी हमने विद्युत विभव पढ़ लिया है और इसी जैसा ही इसी के समकक्ष विभवांतर पढ़ रहे हैं। तो विभवांतर के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विभव का अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा को समझने से पहले एक चित्र समझ लेते हैं। मान लीजिए यह कोई धन आवेशित वस्तु है और इस धनावेशित वस्तु के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E है। हम लोग बिंदु A से बिंदु B पर एकांक आवेश को लेकर के आना चाहते हैं। तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन दोनों बिंदुओं में विभवांतर होगा। एक बार पुनः सुने, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। अब यदि हम लोग परीक्षण आवेश Q नॉट को लेकर के जाते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु A से B तक लेकर जाने में किया गया कार्य मान लेते हैं WEXT है, पहले की तरह जैसा कि हमने विभव में भी माना था। तो फिर परिभाषा जो भी आपने सुनी उस परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश को बिंदु A से B तक लेकर जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही A और B के मध्य विभवांतर कहलाएगा। तो A व B के मध्य विभवांतर डेल्टा V इक्वल्स टू VB माइनस VA बराबर WEXT अपॉन Q नॉट। विभव के सूत्र की तरह ही ये सूत्र बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा विभवांतर की परिभाषा से A और B के मध्य विभवांतर। अब हमने पीछे के टॉपिक में यह समझा था कि हम नियत वेग से लेकर के आते हैं। अगर हम लोग परीक्षण आवेश को नियत वेग से A से B स्थान तक लेकर गए हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, और परिणामी बल तभी शून्य हो सकता है जब बाह्य बल विद्युतीय बल के बराबर परिमाण में हो और दिशा में विपरीत हो। तो इस स्थिति में हमने विभव की परिभाषा में समझा था कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और इसका यदि हम यूज करें तो फिर विभवांतर का सूत्र बनता है माइनस WE अपॉन में Q नॉट। ये भी बिंदु A व B के मध्य विभवांतर हुआ। हम ये जानते हैं कि A से B तक नियत वेग के साथ लेकर के जा रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो किया गया कार्य 100% आवेश की
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उतना ही कार्य किया जाएगा। तो ए पर स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं यू ए है, और बी पर स्थितिज ऊर्जा यू बी है। तो फिर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, यू बी माइनस यू ए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो। और कार्य ऊर्जा परिमेय की परिभाषा से, या यूं कहें ऊर्जा संरक्षण से, कार्य ऊर्जा परिमेय जो 11th में पढ़ी है हमने, उसकी परिभाषा से बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो इसका मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अगर इसका हम यूज करें तो हमारे पास बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर का एक तीसरा सूत्र निकल के आता है, यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट। ये हो गया ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर का सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य एक रिलेशन बनाना है इस टॉपिक में। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र दिया गया है, ये कैसा भी हो सकता है, समान, असमान, एक दिशेक, कैसा भी एक विद्युत क्षेत्र दिया है। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक आना है। एक परीक्षण आवेश को दर्शाए गए पथ पर बिंदु ए से बी तक आना है। तो किसी अल्पांश डीएल लंबाई के अल्पांश पर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो है ई। अल्पांश डीएल पर विद्युत क्षेत्र का मान ई है। लिख लेते हैं क्यू नॉट आवेश को दर्शाए विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक गति करवानी है। हमें इसको गति करवानी है ए से बी तक, और वो भी चित्र में दर्शाए पथ पर। तो अल्पांश डीएल पर विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, अल्पांश डीएल पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विस्थापन डीएल करवाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल विरुद्ध विस्थापन। तो क्यू नॉट आवेश है, तो क्यू नॉट आवेश पर बल कितना लगेगा, क्यू नॉट ई वेक्टर, ये बल लगेगा। क्यू नॉट आवेश पर विद्युत बल कितना लगेगा, एफ ई बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर। ये हो गया बल। तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे विस्थापन का। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र द्वारा
dl दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, किसे? Q नॉट आवेश विस्थापित करने में किया गया कार्य। A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WE लिख दिया। E मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा? समाकलन करेंगे A से लेकर के B तक का, और Q नॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये आ गया है कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। लेकिन हम लोग विद्युत विभव की चर्चा करना चाह रहे थे, तो हमने पीछे के टॉपिक में विभवांतर का सूत्र पढ़ा है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का सूत्र पढ़ा है। ए व बी के मध्य विभवांतर वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट, ये सूत्र हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो डब्ल्यू ई की वैल्यू इसमें रखते हैं तो विभवांतर निकल के आएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट ए से बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो गया तो बच गया माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये आ गया ए व बी के मध्य विभवांतर का सूत्र, वो भी विद्युत क्षेत्र के पदों में। ये रहा विद्युत क्षेत्र, और इस टर्म को, ये जो टर्म है इस टर्म को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन बोलते हैं, किसी रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का समाकलन। दूसरी बात, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप A बिंदु से B बिंदु तक Q नॉट आवेश को चाहे इस रास्ते से लाओ चाहे किसी अन्य रास्ते से, जैसे हो सकता है कि आप यहां से यूं ऐसे ले आए, तो भी इस रेखीय समाकलन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगी। यदि इनमें से A बिंदु अनंत पर चला जाए तो अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है, और विद्युत क्षेत्र भी वहां स्थितिज ऊर्जा भी वहां शून्य मानी जाती है, क्योंकि जो विद्युत विभव है वो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है। अगर ऊर्जा शून्य है इसका मतलब विभव भी शून्य हो जाएगा, तो अनंत पर विभव और स्थितिज ऊर्जा दोनों को शून्य माना जाता है। तो यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो वी ए बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये समीकरण जो है इस रूप में आ जाएगी, वी इक्वल्स टू माइनस अनंत से बी तक और ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा बिंदु बी पर विभव। तो इससे एक परिभाषा बनती है कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का जो ऋणात्मक मान है वो उस बिंदु पर, बिंदु बी पर विद्युत विभव के बराबर होगा। अंतर पढ़ने के बाद इससे संबंधित एक दो उदाहरण कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, एक स्थान पर विद्युत विभव हमें दिया हुआ है -15 वोल्ट, दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V दिया हुआ है। तो एक स्थान A बिंदु मान लेते हैं
और दूसरा स्थान हम लोग बी बिंदु मान लेते। तो ए बिंदु पर -15 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है, और यहाँ विभव बी जो है वो V कहा हुआ है। और 6 कूलम का आवेश A से B तक लेकर के गए हैं। A से B तक जो आवेश लेके आए हैं वो है Q बराबर 6 कूलम। आगे पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य जो करना पड़ रहा है, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य हमें दिया हुआ है WA से B के लिए 150 जूल। V का मान पूछा गया है। हमें एक तो कार्य दिया हुआ है और हमें A पर विभव दिया हुआ है और हमें B पर विभव का मान पूछा हुआ है। तो इनमें जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इससे संबंधित हमने सूत्र पढ़ा है V B माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। सूत्र में हमने Q नोट पढ़ा था क्योंकि वहां हम लोग A बिंदु से B बिंदु तक Q नोट को लेकर के गए थे, लेकिन यहाँ हम लोग A बिंदु से B बिंदु तक Q को लेकर गए हैं तो Q नोट का स्थान Q ले लेगा। B की वैल्यू इसमें रखते हैं। B पर विभव को हमने V कहा है और A पर विभव है -15 और किया गया कार्य 150 और Q की वैल्यू है 6। तो V बराबर बनेगा 150 बटा में 6 और ये हो जाएगा -15। माइनस माइनस प्लस पक्षांतर में दिया तो माइनस का 15। भाग लगाते हैं 6 का तो 6 दूनी 12 और 3 0 5 6 का 30 -15। V बराबर हो गया 10 वोल्ट। तो बिंदु B पर अर्थात दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो 10 वोल्ट होगा। नेक्स्ट उदाहरण, इसमें दिया गया 20 कूलम आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लेके जाया जाता है। तो A बिंदु से B बिंदु तक 20 कूलम आवेश को लेकर जाया जाता है और A और B के बीच की दूरी दी हुई है अपने को 0.2 मीटर और किया गया कार्य 2 जूल है। A से B तक लेकर जाने में किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान पूछा गया है। तो विभवांतर का सूत्र हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि A व B के मध्य विभवांतर जब A से B की ओर लेकर जाएं तब WAB बटा में Q होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। B माइनस VA इक्वल्स टू 2 बटा में 20 बराबर हो जाएगा ये 1/10 अर्थात 0.1 वोल्ट। तो A व B बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0.1 वोल्ट होगा। B बिंदु जो है वो उच्च विभव पर होगा और A बिंदु निम्न विभव पर होगा, तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन पाएगा।